गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, महिला कांग्रेस, नारी शक्ति। मैं बहुत ही आदर ते सत्कार नाल श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो साडे बहुत ही हरमन प्यारे नेता अज पंजाब दे विच पटियाला दे विच साडे विच आए ने। मैं हथ जोड़ के मैम दा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ ते अपनियां सारियां भैणां नूं कहनी हाँ कि प्लीज़ बैठ जाओ। मैं नाल ही सत्कारयोग मैम दा फुलकारी दे के सन्मान सारियां भैणां वल्लों करना चाहुंदी हाँ जी। मैं आदर ते सत्कार नाल बेनती करदी हाँ साडे प्रत्याशी बहुत ही सत्कारयोग लीडर डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी कि तुसी आके मंच नूं संबोधन करो। इस नारी न्याय सम्मेलन दे विच साडीआं भैणां दा धन्नवाद करो। जय हिंद। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े AIC से जनरल सकत्तर मैडम प्रियंका गांधी जी, देवेंद्र यादव जी, साढ़े मानिकर जी और साढ़े अलग अलग हल्कियां तो आए हल्का इंचार्ज, नौवां हल्कियां दे हल्का इंचार्ज, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान, शहरी ते पेंडू हल्कियां दे प्रधान जी ते प्यारे बीबीओ, तुसी पंजाब दे पटियाले दे हल्कियां तो आए हो, तुहाडा इत्थे आउण ते स्वागत है। मैडम प्रियंका जी तुहाडे नाल विसात सहित औरत न्याय इस समागम विच अपने विचार साझे करनगे। मैं देश की मौजूदा हालत बारे तुहाडे नाल 5 मिनट विच अपनी गल रखांगा। देश विच सन 2014 विच एक अजिही सरकार आई जो साडी नहीं सी। वो बड़े बड़े पूंजीपतियां, खरबपतियां, अरबपतियां दी सी ते उसने अपने रंग दिखाने शुरू किए। नोटबंदी करके, गलत GST लागू करके ते होर बड़े बड़े घरानिਆਂ ਨੂੰ टैक्स रियायतां दे के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ करके उन्होंने एक पासे कुछ परिवारों ਨੂੰ 21 परिवारों ਨੂੰ ਐਨੇ अमीर बना दिता कि दौलत के अंबार ला दिते, पहाड़ खड़े कर दिते। दूजे पासे करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की जो जीवन सेगा वो दुभर हो गया। और महंगाई ते बेरोजगारी पट्टी पिसन लगे। इत्थे ही बस नहीं, लोकी अक के सरकार के गल ना पैण। जिवें किसानां ने दिल्ली की बरूहां ते 1.5 साल मोर्चा ला के नेरियां रातां, बरसातां, धुप्पां, मीहां विच मोदी सरकार नूं 3 काले कानून वापस लैण लई मजबूर किया। बाकी लोग इस पासे ना जाण, इस पासे ना तो सरकार नूं सवाल ना करन। सो भाजपा सरकार ने उन्हां नूं धर्म के नाँ ते उन्हां नूं मंदिर मस्जिद के नाँ ते, गौ माता के नाँ ते, हिंदू मुसलमान के नाँ ते वंडना शुरू कर दिता ताकि लोगों का एक भंग होवे ते सरकार बची रहे। इस तो इलावा उन्होंने वो सारिया संस्थान जिहड़े कांग्रेस 70 साल च बनाए सके, उन्होंने एक एक करके 32 संस्थान अपने दोस्तों, बानियां, डानियां नूं कौड़ियां भाव भेज दिते, जिन्हां जो हिंदुस्तान के लोगों के पैसे नाल हिंदुस्तान के लोगों की जो टैक्स सके उहदे नाल बनाए सके। सियासी तौर पर वो सारिया संस्थावां जो जमहूरीयत नूं पक्का करने वास्ते बनाइया सी कांग्रेस ने। ED होवे, CBI होवे, इलैक्शन कमीशन होवे, मीडिया होवे, चाहे वो कैग होवे ते चाहे वो होर संस्थावां होण, उन्हां दी जिहड़ी आज़ादी सीगी वो भंग कर दित्ती। उन्हां नूं हौली हौली भाजपा ने अपनी जेबी जथेबंदी बना लिया हैगा। सो सियासी तौर पर
डिक्टेटरशिप वाला माहौल पैदा करता। किसी भी मुआशरे वास्ते जिंदगी के तीन हिस्से होंगे है, एक आर्थिक मुआशरा, एक समाजिक मुआशरा तो एक सियासी मुआशरा। सो तिन्ना खेत्रों में आर्थिक मंदहाली, धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाँ से वोटां की कतारबंदी, लोगों की कतारबंदी करनी, पालाबंदी करनी, तो सियासी तौर पर जो तानाशाही वाला माहौल है वो देश में बन गया। अजे माहौल में कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को निजात दिवाने लई लोगों के हक का, किसानां, मजदूरां, औरतां, दलितां, आदिवासियों के हक का समाज बनाने लई ते विकास का पहिया मुड़ के चलाने लई राहुल गांधी जी ने 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा की। किसानों को मिले, मजदूरों को मिले, नौजवानों को मिले, औरतों को मिले, दलितों को मिले, आदिवासियों को मिले, तो फैसला किया कि देश सबका साझा देश है। ना सिर्फ धर्मा जाता का साझा देश है, बल्कि देश की कुल संपदा हैगी है, जो कुल दौलत है, उत्ते साडा बराबर का हक हैगा, असीं बराबर के हिस्सेदार हैगे है। उन्होंने कहा कि देश हम दो हमारे दो का नहीं है। हम दो मैंने अमित शाह और मोदी, और हमारे दो मैंने अबानी ते अडानी। ये 4 लोगों का देश नहीं है, हिंदुस्तान के 1.5 अरब लोगों का देश है। इन्हों साझा देश बनाना हैगा। इसलिए उन्होंने अपने प्रोग्राम में, कांग्रेस पार्टी ने चोण मैनीफेस्टो में 5 न्याय ते 25 क्रांतियां जिक्र किया हैगा। किसान न्याय, युवा न्याय, औरत न्याय, भागीदारी का न्याय, 5 न्याय ते 25 क्रांतियां ये साढ़े घोषणा पत्र लिखिया हुई ने। अज मैडम प्रियंका जी जो तुहानूं मुखातब होणगे तो मुख्य रूप में मूलता वो जो नारी न्याय का मुद्दा हैगा, क्योंकि वो अक्सर इस विषय पे लगातार बोलते आ रहे हैं। सो साडे मैनीफेस्टो दे इस मुद्दे ते देश की सियासी हालत बारे भी तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। सो इन्ना कहंदा होया मैं तुहाडे वल्लों अपने वल्लों जिला कांग्रेस कमेटी अते सारे अपने जिला हल्का इंचार्जिस वालों मैडम प्रियंका जी का खैर मकदम कहना, स्वागत करता हैगा। तो धन्यवाद भी करता कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल चों टाइम कट के और साडे विच कराए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारनी रजिंदर कौर भट्टल जी, एक्स-सीएम पंजाब, अपने विचार रखण। बहुत ही हिंदुस्तान की मनी परमनी शख्सियत के परिवार की बेटी साडे लीडर प्रियंका गांधी जी, उन्होंने नाल बैठे साडे इंचार्ज यादव जी, साडे अपने महिला कांग्रेस के प्रेजिडेंट बैठे अलका लांबा जी, और साडे इथों नुमाइंदे मेरा भरा धर्मवीर गांधी जी, सारे ही भैनों भरावो अहुदेदार, साबका MLA साबका MP अमरजीत कौर जी भी बैठे ने। टाइम बड़ा घट है तो मैं थोनों थोड़े लफ्ज़ों विच ही अपनी एक बेनती करने वास्ते खड़ी हुई हाँ। जिथे मैं प्रियंका जी का वैलकम करती हाँ, उत्थे मैं अज शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार की बेटी अपनी लाइन तो खड़ी होके दसणगे। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की गुरजीत कौर, ये सकी दोती है भगत सिंह शहीद आजम परिवार की। और इन्हां दी वड्डी गल साडे प्रियंका गांधी जी, जिन्हां दे परिवार ने 3 पीढ़ियां लड़ियां। इंदिरा गांधी जी ने 1973 विच इन्हां दे नानी जी नूं खटकल कलां जाके अपना पंजाब माता का खिताब अपने हत्थां नाल दिता सी। इंदिरा गांधी जी नूं साडे चाहे ने। दूसरी गल, ये लड़ाई इलैक्शन आम लड़ाई नहीं है, ये देश बचाओ ते देश मरवाओ की लड़ाई है। एक पासे मोदी जिहड़ा चंद लोगों के हत्थां 'च विक के लोगों को धार्मिक तौर पर गुमराह करके इस देश को जाड़ना चाहता है, दूजे पासे आ परिवार साडे बहुत महान लीडर इंदिरा गांधी जी का परिवार, जिन्हां दियां 3 पुश्तां ने कुर्बानियां कीतियां। मैनू दसो कोई ऐसा परिवार है? आ प्रियंका जी बैठे है, दिल हिलन लग जाता है जिस वेले इन्हां दे दादी जी, इन्हां दे पिता जी सारा कुछ जिवें आपां कहने लाटा दे उपर देश वास्ते कुर्बान हो गए। ये बच्चे मासूमियत में इन्हां दे दिल ते की बीतदी होनी है।
ये प्रियंका जी कोई साधारण लीडर नहीं, ये उस गुड़ती चों आज़ादी लई लड़न वालियां लाटां दी गुड़ती चों निकली हुई ये साडी महान लीडर है। अज मेरे भैणों भरावो, एक पासे अंग्रेजां नाल रल के गद्दारी करने वाले देश नाल वो खड़े है जिहड़े राजे महाराजे हमेशा देश के खिलाफ रहे, देश तोड़ते रहे। दूजे पासे धर्मवीर गांधी दसा नौहां की किरत करके ईमानदार इंसान लोगों वास्ते अपनी जेब चों कढ़ के अपने लोगों की मदद करता है। अज तुसी फैसला करना है, तुसी एक फकीर नूं चुनना है, तुसी उन्हां राजे महाराजा नूं चुनना है जिन्हां जो राज असी देता साडे नाल आ गए, राज असी लै लिया तो छड्ड के भज गए। जे उस वक्त गोरे अंग्रेजां ने इन्हां नूं देता उस वक्त खिताब, ये गोरे अंग्रेजां नाल रल के इत्थे शहीदे आजम साडे ठीकरी वाला जिहदा बुत रो रो सवाल करदा है कि अज लोगों तुहाडा इम्तिहान है। भगत सिंह जी ने कहा सीगा आज़ादी आउण तो बाद दूजी लड़ाई लड़ी जाऊ, आपां सारे दूजी लड़ाई विच ये गांधी परिवार की लीडरशिप थले अज इकट्ठे होके लड़ांगे जां मरांगे, देश मोदी नूं बेचण नहीं देवांगे। इन्हां लफ्ज़ां नाल ज़्यादा समा ना लैंदी होई मैं यही अज तुहाडा धन्नवाद करदी हां कि मर मिट दिए, इदों बाद मौका नहीं मिलना सानू। ऐसे महान परिवार की बेटी राहुल जी बेटा ये साडे वेले ने जिन्हां ने देश वास्ते बहुत कुछ देखा है, एडे वड्डे हृदय लैके आए ने, अज ये साडी अगवाई कर रहे हैं, साडे वास्ते माण की गल है। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मिसिस प्रियंका गांधी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। श्री धर्मवीर गांधी जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री लाल सिंह जी, श्रीमती गुरशरण कौर जी, श्री साधु सिंह धर्मसोत जी, श्री मानिक टगोर जी, श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल जी, श्रीमती गुरजीत कौर दत्त जी, श्री हरविंदर सिंह जी, श्री नरेश दुग्गल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरी प्यारी बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे ससुराल वाले हैं। मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। मेरे ससुर जी के माता पिता सियालकोट के थे और बंटवारे के समय मेरे ससुर जी को पीठ पे बांध के उनकी माता जी छुपा के यहाँ लाई और फिर यहाँ से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू किया। एकदम सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सारा जो भी था वह सियालकोट में छोड़ के जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद में गए, पीतल का कारोबार शुरू किया। 5 भाई थे मेरे ससुर जी और उनके भाई, तो एकदम अच्छा बड़ा ठेठ पंजाबी परिवार था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाबियत के बारे में कैसे सीखा। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था कुछ सालों पहले, तो माता जी सब कुछ अकेले कर रही थी और पहली बार घर में शादी थी तो थोड़ी सी घबराहट थी कि सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए, तो सारे रीति रिवाज सब कुछ जैसे पूजा होनी चाहिए सब कुछ उन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी पंजाबी सहेलियां थी कॉलेज में, तो घर आई, ढोल लेके आई। तो एक दिन शाम को मेरी सहेलियां आई, ढोल लेके बैठी और नाचने लग गई, गाने लग गई। एक उस समय एक गाना था, काली तेरी गुत्त पे परांदा तेरा लाल ने, गाने लग गई, नाचने लग गई। अंदर से मम्मी निकली और ऐसे खड़े होके कही, हमारे घर में शादी के टाइम नाचते नहीं हैं। तो हम सब रोने लग गए और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि पंजाबी जो संस्कृति वो कैसी होती है, क्या होती है। मेरा परिवार अलग था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे।
मेज पे भी जब हम खाने के लिए बैठते थे तो जब तक इंदिरा जी का परमिशन नहीं लेते थे तब तक हम बच्चे उठ नहीं पाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो एकदम मैंने एक अलग कल्चर देखा, एक अलग संस्कृति देखी। और मेरी सासू माँ भी पंजाबी नहीं थी, लेकिन उनकी शादी पंजाबी घर में हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ से सीखा था। तो मुझे कोई फ्री एंट्री पास नहीं दिया उन्होंने, इजी एंट्री नहीं कराई मेरी। तो मुझे लगता था मैं सफाई भी कर लेती थी उनके लिए, पलंग भी बना देती थी, सूटकेस भी बना देती थी, अगर कहीं जा रही खाना पका देती थी, किचन भी साफ करके रखती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी सासू माँ तो कभी खुशी नहीं हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। आपको मालूम है कैसा लगता है। तो आस्ते आस्ते उस घर में रहते हुए मैंने उस घर का रहन सहन देखा, किस तरह जब मेहमान आते थे तो कितनी उदारता से, प्रेम से सब साथ में खाना बनाना, मिलजुल कर रहना, जितना दे सकते हो उतना देना। जब मेहनत करनी है तो पूरा परिवार मेहनत करेगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, माताजी सब लग जाएंगे। कोई ऑर्डर आ रहा है काम के लिए तो सब उसी में लग जाएंगे। किस तरह से एकजुटता, जब मुसीबतें आई घर में, संकट हुआ तो एकजुटता, पूरा परिवार जो शायद पहले थोड़ी किटपिट रहती थी, लेकिन जब मुसीबत आई तो सारा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। मेरी सासू माँ ने बड़े संकट देखे, उनके 2 बच्चे बहुत कम उम्र में गुजर गए, एक 33 साल की बेटी, 36 साल का बेटा, लेकिन दृढ़ रही, खड़ी रही। तो जैसे समय चलता रहा मुझे समझ में आया कि मेरी सासू माँ मुझे एक बहुत अहम सबक सिखा रही थी जीवन का। वो मुझे ये सिखा रही थी कि बेटा, तुम दब जाओगी तो दुनिया तुम्हें दबाएगी, तुम झुक जाओगी तो दुनिया तुम्हें झुकाएगी। तो जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ और मैं थोड़ा सा खड़ी होने लगी तो मेरी सासू माँ का पूरा आदर मिला और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे मालूम है कि मेरा ये भाषण भी वो देख रही होंगी। भाषण देख के मुझे बोलती हैं कि आज तुमने अच्छा बोला, लेकिन ये भी बोल दिया करो, ठीक है। तो देख रही होंगी, हमारी अच्छी खास दोस्ती हो गई। और पंजाबियत के बारे में मैंने उनसे सीखा, मैंने आपके रहन सहन के तरीके सीखे, खाना भी पकाना सीखा, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब कुछ। और सबसे अहम बात यही सीखी कि किस तरह से मेहनत से और साहस से जीवन की सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम गलत रास्ते को न पकड़ें और हम कभी झुके नहीं, अपने असूलों पर हम अटल रहें, दृढ़ रहें। एक ढीठपन होता है, वो ढीठपन अपने असूलों के लिए होना चाहिए। तो ये सब मैंने सीखा और सीखते सीखते ये एहसास भी हुआ कि हमारे देश में पंजाब की कितनी भूमिका है, हमारे पूरे देश की संस्कृति, हमारे समाज में किस तरह से पूरे देश को आपने आगे बढ़ाया है। यहाँ के किसानों ने हमें हरियाली दी, हमारे अन्नदाता बने, हरित क्रांति जब हुई अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से इस धरती को सींचा। यहाँ के शहीदों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गर्व है मुझे कि आज हमारे मंच पे आप बैठी हैं। भगत सिंह जी ने क्या किया हमारे देश के लिए। तो ये है पंजाब और ये है पंजाब की अहमियत हमारे देश में और ख़ास तौर से मेरे जीवन में, मेरे दिल में। तो आज यहाँ चुनाव के समय आपके सामने खड़े होकर वोट मांगने का दिल नहीं करता, परिवार वालों जैसे कुछ बातें करने का दिल करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा देश आज किस दिशा में जा रहा है। हम सब बहनें हैं, सबके बच्चे हैं और जो भी है, कोई बड़े परिवार का हो, कोई गांव का हो, कोई किसान का हो, किसानी खेती करता हो, सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि अच्छा मजबूत भविष्य बन जाए, अपना जीवन ईमानदारी से जिएं, सबका भला करें। वही पंजाबियत, सबका आदर करें, सबके तरफ प्रेम से देखें और सबको साथ लेके चलें। यही हम चाहते हैं।
तो अपनी राजनीति में भी, अपने नेताओं से भी हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि हमें एक दिशा दिखाएं, और वो जो दिशा दिखाएं वो एक ईमानदारी की दिशा हो, वो एक सही रास्ते पे चलने की दिशा हो। एक मर्यादा होती है देश की, एक गरिमा होती है देश की, उसे मजबूत रखने की दिशा हो। लेकिन आज जो हमारी सरकार है केंद्र में 10 सालों से चल रही है, और हमें हर स्तर पर दिख रहा है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसने हमें सिखाया कि जनता सर्वोपरि होती है। सबसे पहले सरकार जनता के लिए काम करती है, सत्ता के लिए नहीं। उसका हम आज विपरीत देख रहे हैं। आज जो देश में सरकार है वो सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है। उसकी सारी नीतियां जो हैं सत्ता को रखने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए हैं। तो इस बीच जो जनता है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मेहनत करने वाला आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? अगर सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं, सारी नीतियां सिर्फ सत्ता के लिए बन रही हैं, तो आम जनता का क्या होगा? तो इसीलिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इस चुनाव में हम किस लिए वोट दे रहे हैं। क्या हम सिर्फ किसी का भाषण हमें पसंद आ गया, या टीवी देखकर हमने कुछ देख लिया और टीवी में दिखाया जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वो बात मान ली? क्या हम इस आधार पर अपना वोट देंगे, या हम इस आधार पर देंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारी सच्चाई क्या है, और हम अपने देश के लिए क्या चाहते हैं, आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसी राजनीति हावी हो जाती है देश में, जो सिर्फ सत्ता के लिए चलती है, तो जो जनता है उसकी ज़रूरतें, उसकी मुसीबतें नकारी जाती हैं। आज सबसे बड़ी जो समस्या है, खास तौर से मेरी बहनों की, क्या है? जो बढ़ती हुई महंगाई है। आप दुकान जाती हैं, आधी चीज़ें खरीद नहीं पाती, वापस आ जाती हैं, छोड़ देती हैं कि चलिए बाद में देखेंगे। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए तक जा रहा है। तेल, आटा, सब्जी, फल, सब कुछ महंगा है। सरकार की नीति क्या है? 5 किलो राशन गरीब परिवारों को पकड़ा दो और उसी में अपना काम सीमित है। रोजगार नहीं है किसी के पास। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। हम अपने नौजवान बच्चों को बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं। जो गरीब परिवार हैं कर्ज लेते हैं लेकिन शिक्षित करते हैं। बच्चे बीएससी पास हो जाते हैं, बीटेक पास हो जाते हैं। रोजगार ही नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, शादी भी नहीं हो पाती। इंतज़ार करते रहते हैं कि कहाँ रोजगार मिलेगा, कैसे कमाई होगी, माँ बाप का देखभाल कैसे होगा। और जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत पूरा परिवार कर रहा है, कमाई पूरी नहीं हो रही है आज, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बस मुसीबतों का ढेर दिखता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज मुश्किल है, घबराहट होती है कि कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इलाज कैसे होगा, खूब खर्चा होगा, प्राइवेट में ले जाना है तो और भी खर्चा होगा। तो ये सब जो समस्याएं हैं, इनके हल की बात आप नेताओं से बड़े बड़े मंचों पर अक्सर सुनते नहीं हैं। मोदी जी जैसे बड़े नेता आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और कैसी कैसी बातें करते हैं। या तो जनता को समझाने में लग जाते हैं कि भाई आपकी अगर भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी, या फिर महिलाओं में ये भ्रम फैला देते हैं कि आपके मंगलसूत्र के लिए कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन आपके घरों में लाएगी और आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी। या फिर कुछ और झूठ बता देते हैं कि ये धर्म विरोधी पार्टी है, और कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं, और कि इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि ये सारे आपके गहने लेकर किसी और को दे देंगे। जबकि हमारी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जिन्होंने पूरा जो आज़ादी का आंदोलन था
वो भगवत गीता की सीख पर आधारित था, धर्म की सीख पर आधारित था, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जो हमारे हिंदू धर्म की पुरानी हजारों साल पुरानी सीख है। तो हम धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब आप बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के भाषण सुनेंगे तो सिर्फ यही बातें सुनेंगे। आपके काम की एक बात नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि महंगाई का आप जिस तरह से सामना कर रही हैं, जो आपके संघर्ष हैं, उनको हल्का करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज मेरी बहनें, आप यहाँ बैठी हैं, आप जहाँ भी जॉब करती हो या कुछ अपना छोटा बिजनेस हो या फिर आप खेती में मजदूरी भी करती हो, फिर भी आप जब घर जाती हैं तो पूरा परिवार संभालती हैं, है कि नहीं? आप ही बच्चों की परवरिश करती हैं, बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, किसी को बुखार है उसकी देखभाल करना, खाना पकाना, खुद नहीं पका रही हैं तो यही देखना कि खाना पका है कि नहीं पका है, सबने खाया है कि नहीं खाया है। और जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, जहाँ मजदूरी 1-2 दिन की अगर नहीं मिलती तो कोई भूखा सोता है, तो वही महिलाएं आप ही भूखी सोती हैं। आप पहले देखेंगी कि बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, बाकी लोगों को परिवार के सदस्यों को कुछ खाना चाहिए, उसके बाद अंत में आप खाएंगी। और अगर 1-2 दिहाड़ी नहीं मिली और किसी को भूखा रहना पड़ा तो आप ही भूखी रहेंगी। तो ये जो महिला का संघर्ष है, जो मेरी बहनों का संघर्ष है, वो सिर्फ एक बहन समझ सकती है। क्योंकि चाहे किसी भी परिवार की हो, हम जानते हैं कि समाज का बोझ हम उठाते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि समाज में सबसे कम सुनवाई हमारी ही है। बोझ हम उठाते हैं और अगली पीढ़ी की परवरिश भी हम करते हैं। अगली पीढ़ी की जब हम परवरिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम देश का निर्माण भी कर रहे हैं, कि देश में जो अगली पीढ़ी होगी, जो नौजवान होंगे, उनका नजरिया क्या होगा, वो किस दिशा में चलेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, ये भी हम ही तय करते हैं। हम सबसे पहले अपने बच्चों को सबसे पहले सबक तो हम ही सिखाते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, सच्चाई से काम करो, कुछ गलत कर दिया तो टोक दिया, ये सब महिलाएं करती हैं। और फिर भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस देश में भाजपा, और सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं कहते कि हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कैसी योजनाएं लाए हैं। आरक्षण की बात करते हैं, खूब धूमधाम से इवेंट होता है कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया महिलाओं को, बाद में पता चलता है कि आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर देते हैं। हाथरस में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, मैं उसके घर गई, उसकी मां ने मुझे बताया कि रात को उसकी चिता जलाई गई प्रशासन द्वारा, और वो अपनी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार के लिए देख नहीं पाई। उन्नाव में अत्याचार हुआ एक महिला पे, वो महिला अकेले सुबह 7 बजे की ट्रेन लेकर अगले डिस्ट्रिक्ट में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि उसकी केस का FIR भी दर्ज करने से मना कर दिया था। उस पे पहले अत्याचार किया, फिर उसको जलाया गया। वो किलोमीटर चली, जलते जलते किसी ने उसकी मदद नहीं की, पुलिस प्रशासन आई तक नहीं। उसके भाइयों को पीटा गया, उसकी भाभी को धमकाया गया, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को धमकाया गया कि तू स्कूल जाएगी तो तेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा। और उसके पिताजी को घसीट कर बाहर, घर से बाहर निकालकर पीटा गया और उसके सारे खेत जला दिए गए। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसने अत्याचार किया था उसके पक्ष में खड़े रहे। इस तरह से कर्नाटका में अभी अभी हुआ, आप सबने देखे होंगे वीडियो, कि किस तरह से एक नेता ने 100-200 महिलाओं पर अत्याचार किया और वो सारे वीडियो जारी हो गए। मोदी जी उनके साथ मंच पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगते हैं। हर जगह, मणिपुर में हुआ, पूरे देश ने देखा, एक जवान की बीवी के साथ उसका वस्त्राहरण किया गया,
परेड किया गया पूरे गांव के सामने, मोदी जी ने पूछा तक नहीं। लेकिन चुनाव के समय महिलाओं की सुरक्षा की बात शुरू हो जाती है, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात शुरू हो जाती है, और चुनाव के बाद फिर से भूली जाती है। क्योंकि हम महिलाएं एकजुट नहीं हो रही हैं, हम महिलाएं अपनी शक्ति नहीं समझ रही हैं। जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया कि तुम खड़ी नहीं होगी तो सब तुमको दबाएंगे, खड़ी हो जाओ। यही सीख मैं आपको दे रही हूँ। आपसे छोटी हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हो जाएं और हम कहें कि हम ये सब फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहते चुनाव में, हम नहीं जानते ये सब आप जो कह रहे हैं कि कोई हमारी भैंस चुरा देगा या आप धर्म की बात आके कर लेते हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए हमारे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पे, हमारे बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमारी सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे लिए रोजगार के मुद्दे पे, इसी पे आकर चुनाव लड़िए। अगर हम एकजुट हो जाएं तो समझती हैं आपकी हमारी शक्ति क्या है। 50% है हम इस देश की, आधी आबादी है। आधी आबादी खड़ी हो जाए और कहे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए फूट फैलाने वाली, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो किसानों को कुचल रही है, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो हमारे किसान, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बेटे दिल्ली में बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं और आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि आप सुनवाई करें। हमारे 600 लोग शहीद हुए किसान और आप मुड़कर नहीं देखे, लेकिन चुनाव आने लगा तो आपने काले कानून वापस ले लिए। अगर इस देश की महिलाएं खड़े होकर कह दें कि हमें इस देश में एक सभ्य राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जिसमें हमारी सुनवाई है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें जनता के लिए श्रद्धा है, तो मैं देखती हूं कि कौन ऐसी राजनीति लाने से झिझक सकता है, कौन पीछे हट सकता है, किसकी हिम्मत होगी कि चुनाव के मंच पर आकर फिजूल की बातें करे आपसे। कौन से प्रधानमंत्री आपके सामने आकर कहेंगे कि आपकी अगर 2 भैंस हैं तो ये कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा देगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी बहनों, क्योंकि डरेंगे आपसे, समझेंगे कि ये जो महिला शक्ति है ये एकजुट हो गई है, ये महिला शक्ति है, ये समझदार है, ये जागरूक है, ये हमें मजबूर करेगी कि चुनाव के समय हम सही मुद्दों पे बात करें। आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी भटकी हुई बहकी हुई बातें करते हैं कि हम जैसे लोग जो उनके विरोधी हैं, हमें उनके लिए शर्म आती है। हमें लगता है कि भाई ना कहें तो अच्छा है, पद की तो गरिमा रखें। कल बिहार में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मैं आपके सामने मंच पे कह भी नहीं सकती। हम विरोधी हैं उनके, लेकिन फिर भी हम उनके पद का आदर करते हैं। एक मर्यादा है पद की, एक परंपरा है हमारी देश की, हमारी राजनीति की, हमारे समाज की, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। उस मर्यादा को इस तरह तोड़ना कि मंच पर आकर हमारे प्रधानमंत्री ऐसी स्तरहीन बातें कर रहे हैं और इस तरह से जनता से बात कर रहे हैं जैसे जनता के लिए कोई आदर ही नहीं है। जब ऐसी बातें कोई नेता करता है कि एक एक्सरे मशीन लाकर एक पार्टी आपके घर में घुसकर आपका मंगलसूत्र ढूंढ के चुराएगी, तो इसका मतलब क्या है? मैं जब ये कहती हूं तो सब हंसते हैं, आप भी हंस रही हैं, सही है, लेकिन सोचिए बहुत दुख की बात है। दुख की बात है क्योंकि ये प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इस देश की सारी महिलाएं बेवकूफ हैं, कि मैं इनको कह रहा हूं कि एक ऐसी मशीन है इस दुनिया में जो एक्सरे से मंगलसूत्र निकालेगी, और मैं इनसे कह रहा हूं कि एक बड़ा राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लिख के आया है कि हम मंगल सूत्र को चुराने का काम करेंगे, जबकि हमारे घोषणा पत्र में यह लिखा है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। जबकि हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि हर महीने 8,500 रुपए हम सबसे बड़ी महिला, सबसे गरीब परिवारों में सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे,
ताकि महंगाई से आपको राहत मिले। और हमने ये करके दिखाया है जहां हमारे प्रदेश की सरकारें हैं। हमने आज के दिन हम कर्नाटका और तेलंगाना में गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं। कर्नाटका और तेलंगाना में महिलाएं बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं, कोई एक पैसे का टिकट नहीं खरीद रही हैं। राजस्थान में हमने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया, मतलब कि 25 लाख तक जितना भी इलाज आपको कराना हो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मैं राजस्थान में ऐसे लोगों से मिली जिनका हार्ट ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर का ट्रीटमेंट मुफ्त में हुआ क्योंकि सरकार ने बीमा का प्रोग्राम लागू किया था। और हम पूरे देश भर में वो योजना लागू करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि देश भर में जितने भी रोजगार हैं उनमें से पहले के आरक्षणों के तहत 50% सारे रोजगार महिलाओं को हम देंगे। तो हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं का संघर्ष समझते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, 5 किलो राशन पर निर्भर न हो। हम उस राशन को भी 10 किलो तक बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपकी निर्भरता नहीं चाहते, हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज की जो नौजवान महिलाएं हैं उनकी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। वो भी रोजगार करना चाहती हैं, वो भी कमाना चाहती हैं, वो भी अपने घर में की आमदनी को बढ़ाना चाहती हैं, वो भी अपने माँ बाप का देखभाल करना चाहती हैं, अपने परिवार का देखभाल करना चाहती हैं। इसीलिए हम चाहती हैं कि वो सक्षम बने, कि जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो मिड डे मील की महिलाएं हैं, उनका मानदेय दुगना किया जाए, ये भी हमारी गारंटी है। जो स्नातक पास नौजवान हैं, महिला और पुरुष, आज सब तमाम बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में, और मोदी जी की ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर कहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इतनी बेरोजगारी कैसे हो रही है? तो हर चीज पे जीएसटी क्यों लगा दिया है इन्होंने? हर तरफ से आपको परेशान करने का काम क्यों कर रही है सरकार? तो हम इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने ये गारंटी तय की है कि अगर आप स्नातक पास होंगे, महिला या पुरुष, आपको 1 साल पहली जो नौकरी है वो पक्की देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और आप कम से कम उस एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनेगा और कम से कम आपको 1 लाख रुपए सालाना उस अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम से मिलेगा और आपका हुनर बढ़ाया जाएगा, ताकि जब बाद में आप एक स्थायी पक्की नौकरी लेने जाएं तो आपका हुनर बन चुका होगा। 5000 करोड़ का हम फंड लाना चाहते हैं ताकि कोई नौजवान महिला या कोई नौजवान पुरुष अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, अपना कोई छोटा कारोबार या मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, तो उनको सुविधा मिले, इस फंड से मदद मिले। हम इसी तरह से किसानों के लिए तमाम स्कीम लाए हैं और तमाम गारंटी लाए हैं, श्रमिकों के लिए लाए हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव की शुरुआत से चुनाव के अंत तक। तो अब आप पर निर्भर है कि आपको अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने जीवन में किस तरह की राजनीति चाहिए। आपको एक ऐसी राजनीति चाहिए जिसके नेता सच्चे हैं, जिसके नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं आपके बीच आने के लिए, आपकी सुनवाई करने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी चले। जिसके नेता आपके संघर्षों को पहचानते हैं, जब आप आंदोलन करते हैं तो आपके पास आते हैं, आपके संकट सुनने के लिए आपकी मदद करते हैं। जिसके नेता जब आपका नुकसान होता है तो आपकी खेती में आकर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, हम किस तरह से मदद करना चाहते हैं। कि आप ऐसे नेता चाहते हैं जो चुनावी मंच पे आपको झूठे वादे देते रहें कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, कि 2 करोड़ रोजगार आपको मिलेंगे, कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, और चुनाव के बाद आपको कह देते हैं कि वो तो सिर्फ जुमला था, वो तो चुनाव के लिए हमने कहा था। या आपको ऐसे नेता चाहिए जो आपको कहते हैं कि नोटबंदी कर रहे हैं हम, खड़े हो जाइए लाइन में,
आप चले जाते हैं, अपनी जितनी भी छोटी मोटी बचत है उसको लेके आप बैंक की लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपको कहते हैं कि आप देशभक्ति दिखा रहे हैं, काला धन वापस आ जाएगा, आपके खातों में आएगा, और फिर काला धन नहीं दिखता, आपको कुछ नहीं दिखता अपने खातों में। आप ही खड़े रहते हैं, आपके जो छोटे कारोबार हैं, दुकानें हैं, बिजनेस हैं, वो ठप हो जाते हैं नोटबंदी से, जीएसटी से, और आगे बढ़ रहे हैं कौन? बड़े बड़े खरबपति। और काला धन कहाँ जा रहा है किसको नहीं, किसी को नहीं पता। आपको बताया था आपके खातों में आएगा, आपके जेब में आएगा। आपको ये तो नहीं बताया ना मोदी जी ने कि 10 सालों में उन्होंने भाजपा को सबसे अमीर पार्टी बना दिया है दुनिया में। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। क्या वो काला धन वहां तो नहीं चले गया? 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और न किसी ने इसे बनाने का प्रयास किया। 10 सालों में मोदी जी की पार्टी दुनिया के सबसे अमीर पार्टी बन गई, और फिर काले धन की बात करते हैं। इन्होंने एक स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसमें स्कीम क्या थी कि जो राजनीतिक दल चंदा लेता है उस चंदा लेने वाले का नाम गुप्त रहेगा। सबसे ज्यादा चंदा इन्होंने लिया। कैसे कैसे लोगों से चंदा लिया? जिन्होंने हमें वैक्सीन दिलवाई, आप सबको वैक्सीन लगी होगी, टीका लगा होगा कोविड का, लगा ना? 2 लगे, मुझे भी लगा, मुझे भी 2 लगे। नहीं लगाना चाह रही थी, मैं डर रही थी कि भगवान जाने क्या है इसमें, फिर भी जबरदस्ती हम सबको लगा। आज पता चल रहा है कि किसी ने मुकदमा किया है विदेश में कि उस वैक्सीन से कई लोगों को रिएक्शन हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही गिर के मर गए हैं। उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया मोदी जी और भाजपा ने। ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया जिन पे छापे मार रहे थे। ऐसे लोगों पे से चंदा लिया जिन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस लगाए थे। चंदा लेने के बाद केस ठंडे बस्ते में गए, चंदा लेने के बाद छापे बंद हो गए, और ये आकर आपके सामने ईमानदारी की बात करते हैं, ये आपके सशक्तिकरण की बात करते हैं। और सशक्त हो रहे हैं सिर्फ अंबानी जी और अडानी जी, जिनकी शादियां हम देख रहे हैं रोज सोशल मीडिया पे। और यहाँ बैठे हुए हमारी किसान बहनें, जब घर में शादी होती है तो कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए के लिए। मोदी जी के पास इनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उनके कर्ज माफ करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए हैं। तो आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए। देश का भविष्य मजबूत बनाना है, एक सही ढंग की राजनीति लानी है, जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो आपको सक्षम बनाने की बात करे, तो आप कांग्रेस पार्टी को चुनिए। आपके गांधी जी यहाँ बैठे हैं, मैं पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि यहाँ आने से पहले जिससे मैंने पूछा कि कैसे हैं गांधी जी, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, सेवा करते हैं, जनता की दिल से करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आपकी मदद करते हैं, संकट होता है आपकी सहायता करते हैं। यहाँ आते वक्त मैं अपने बड़े भाई राहुल जी के साथ थी, पूछा कहाँ जा रही हो, मैंने कहा पटियाला जा रही हूँ, वहाँ धर्मवीर गांधी जी के लिए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा बहुत ही अच्छे इंसान है वो, अच्छा है तुम वहाँ जा रही हो। तो ऐसे इंसान एक तरफ आपके प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति जो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ और सत्ता के लिए काम कर रही है। और यहाँ आपके सामने सच्चाई के प्रतीक, ईमानदारी के प्रतीक, तो आप भारी से भारी बहुमत से इन्हें जिताइए। जो असूल है आपके, जो आपकी संस्कृति है, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, उसको और मजबूत बनाइए, इस देश को मजबूत बनाइए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस देश की अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, हम महिलाओं के हाथों में है। आप अपनी शक्ति इस चुनाव में पूरी तरह से दिखाइए,
पूरी तरह से देश भर में संदेश भेजिए कि हमें एक सच्ची राजनीति फिर से अपने देश में स्थापित करनी है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, भगत सिंह जी का देश है। इसमें ऐसी झूठी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। आपने मेरी बातें बहुत बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।